So today we'll be starting चिकित्सा स्थान, right? So जो आपके पास बुक है, अगर आपके पास ये काशीनाथ शास्त्री वाली बुक है तो इसमें आप चिकित्सा स्थान निकाल लेंगे। चिकित्सा स्थान में रसायन अध्याय है पहले दो, ठीक है। रसायन और वाजीकरण अध्याय है। रसायन अध्याय के 4 पाद बताए हैं और वाजीकरण अध्याय इनके भी 4 पाद हैं। तो पहले ही आप रसायन अध्याय में जो फर्स्ट चैप्टर है अभियाम्ल की पाद जो 4 पार्ट्स में बताए हैं। रसायन अध्याय मतलब अध्याय तो है एक, फर्स्ट अध्याय रसायन अध्याय, इसके 4 पार्ट्स है। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं और हर एक पार्ट में कितने योग बताए हैं वो आप नोट कर लेंगे यहीं पे। तो एक शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे। रसायन अध्याय के लिए जो 4 पाद बताए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म है आपका। आपका यानी APKA वाला, आपका डबल ए नहीं है इसमें, आपका APK रसायन अध्याय तो इस तरह से 4 पाद है रसायन अध्याय के। APKA अभ्याम्लकी, प्राणकामीय, कर प्रचीतीय और आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक, अब इसमें हर एक में कितने कितने योग मेंशन किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अभ्याम्लकी जो फर्स्ट पार्ट है, तो अभ्याम्लकी में 6 योग मेंशन किए गए हैं। टोटल योग जो मेंशन किए वो 6 योग मेंशन किए हैं। प्राणकामीय AP फॉर प्राणकामीय, प्राणकामीय अध्याय में प्राणकामीय जो रसायन पाद है उसमें 37 योग मेंशन किया गया है। फिर कर प्रचीतीय, ठीक, कर प्रचीतीय में 16 योग मेंशन किया है। अभ्याम्लकी में 6 योग मेंशन किया है। प्राणकाम्य में 37 योग मेंशन किया है। कर प्रचीतीय में 16 योग मेंशन किया है और आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 योग मेंशन किए हैं। ठीक, आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 योग मेंशन किए हैं। तो टोटल 63 रसायन योग मेंशन किए हैं। टोटल 63 रसायन योग मेंशन किए हैं। तो इस तरह से आपको ये चारों पाद के नाम और टोटल नंबर ऑफ योग चारों पाद में और हर एक पाद में कितने कितने योग है वो याद रखना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट जो वाजीकरण अध्याय है, ठीक, तो वाजीकरण में निमोनिक रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, निमोनिक है इसमें APKA आपका। आपका स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर अभ्याम्लकी, P स्टैंड्स फॉर प्राणकामीय, K स्टैंड्स फॉर कर प्रचीतीय और A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद समुत्थानीय। आपका APK आपका, इस तरह से याद रखेंगे। ये 4 पाद है, हर एक पाद का नाम बता दिया है मैंने और उसमें कितने कितने योग है वो भी बता दिया। तो टोटल 63 योग है अभ्याम्लकी में। अभ्याम्लकी, प्राणकामीय, कर प्रचीतीय, आयुर्वेद समुत्थानीय, तो टोटल 63 योग है रसायन पाद के। अब वाजीकरण की अगर हम बात करें, उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो वाजीकरण चैप्टर है। ये चैप्टर लगता है ऐसे कितने सारे पार्ट से कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीजें ही हमें उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें को देखनी है और याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वाजीकरण है उसके भी 4 पार्ट है। तो उसके लिए जो नेमोनिक है वो है सैम, SAMP, सैम ऐसे याद रखेंगे, या CAMP, कैंप से भी आप याद रख सकते हैं, C से, लेकिन स वर्ड लेना होगा आपको। तो CAMP कैंप से भी आप याद रख सकते हैं, बट C से आपको स वर्ड लेना है, C से क नहीं लेना है। ठीक, तो CAMP कैंप, आपका कैंप ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो CAMP, अब इनको आप निमोनिक को डिराइव करेंगे तो सी से आपको स वर्ड लेना है, यानी सी से जो फर्स्ट चैप्टर लेना है स वर्ड से लेना है वो है संयोग शरमूलीय, संयोग शरमूलीय। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर हो गया संयोग शरमूलीय, फर्स्ट पार्ट जो है वाजीकरण अध्याय का। देन ए से है आसिक्त शीरिकम, आसिक्त शीरिकम,
ए से है आसिक्त शीरिकम। फिर एम, एम स्टैंड्स फॉर माश प्रभृतीय, माश प्रभृतीय, एम स्टैंड्स फॉर माश प्रभृतीय। Then last is P. P stands for पुमान जात बलादिकम, पुमान जात बलादिकम। I'll repeat again. C से आपको आपका निम्नलिखित है कैंप, CAMP कैंप। कैंप में जो C है, C का आप प्रोनाउंसिएशन स से ही लेंगे, तो स से है संयोग शर्मूलीय। देन A से है आसिक्त शीरिकम। देन M से है माश प्रभृतीय, और लास्ट है पी से है पुमान जादिकम। अब इन सब में कितने कितने योग है वो भी लिख लीजिए। तो इन सब में जो CAMP है इसमें है 15, 8, 15, 12, यानी संयोग शर्मूल्य में 15 योग है, फिर आसिक्त शीरिकम में 8 योग है, देन माश प्रभृतीय में 15 है, एंड देन पुमान जात बलादिकम में 12 है, यानी 15, 8, 15, 12। तो इस तरह से जब हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल कम्स आउट टू बी 50। तो वाजीकरण अध्याय में टोटल जो योग मेंशन किया है वो 50 योग मेंशन है। तो संयोग शर्मूल्य में 15 योग, आसिक्त शीरिकम में 8 योग, माश प्रभृति में अगेन 15 योग, और पुमान जात बलादिकम में 12 योग। तो इस तरह से आपको इन चारों पाद के नाम, रसायन अध्याय के और वाजीकरण अध्याय के चारों पाद के नाम याद करने हैं, और इन सब में कितने कितने योग है वो याद करने हैं, और टोटल कितने योग है वो भी आपको नंबर याद रखना है। निम्नलिखित मैंने बता दिया है, नंबर याद रखने के लिए आप उसको बार बार रीड करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो रसायन अध्याय का प्रथम पाद है। तो रसायन अध्याय का प्रथम पाद क्या है? अभ्याम्लकी। तो अभ्याम्लकी में टोटल हमने योग कितना देखा? 6 योग बताए हैं अभ्याम्लकी में। तो अभ्याम्लकी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो आप आएंगे श्लोक नंबर 3 में आएंगे, ठीक, श्लोक नंबर 3 में आएंगे। तो श्लोक नंबर 3 में सबसे पहले चिकित्सा के सिनोनिम्स बताए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार कि ये किसके सिनोनिम है या किसके सिमिलर है। तो चिकित्सितम, चिकित्सितम व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम, विद्यात भेषज नामानि। तो ये भेषज यानी चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा के ये सब सिनोनिम्स है, ये सब नाम है। तो टोटल 9 है सिनोनिम्स यहाँ जो गिवन है। नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन क्या क्या सिनोनिम है जो चिकित्सा के है वो याद रखना है। तो चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम। तो याद रखना है यहाँ पे प्रायश्चितम, ये भी चिकित्सा का सिनोनिम बताया है। प्रशमन, प्रकृति स्थापनम, ये भी चिकित्सा का सिनोनिम बताया है। और हितम, ये सारे ही जो है भेषज के, यानी जितने भी टाइप्स ऑफ मेडिसिन है उसके भेषज के पर्याय बताए हैं। तो ये सारे भेषज के पर्याय हैं जो कि आपको याद रखना है। अब श्लोक नंबर 4 में आएंगे। तो श्लोक नंबर 4 में भेषज के टाइप्स बताए हैं। तो भेषज के टाइप्स रसायन अध्याय में बता रहे हैं कि 2 टाइप के भेषज होते हैं, एक स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत, ठीक है। भेषजम द्विविधम च यत्, श्लोक नंबर 4 में देखेंगे, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत, ठीक है। तो इस तरह से भेषज के 2 टाइप्स हो गए, स्वस्थ ऊर्जस्करम और आर्तस्य रोगनुत। आगे आप ये भी ऊपर लिख लेंगे कि भेषज के 2 टाइप है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आर्तस्य रोगनुत, ठीक। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम जो है ये अब आगे हम पढ़ेंगे, ये भी फर्दर 2 टाइप के बताए हैं, वो है वृश्य और रसायन। यानी स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए आर्तस्य रोगनुत क्या हो गया? आर्तस्य रोगनुत हो गया जो हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हमारे आर्तस्य, आर्तस्य यानी जो आर्थ है यानी रोग है, रोगों को दूर करने वाले भेषज। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम क्या है कि स्वस्थ है, बस उसे मेंटेन करना या उसे और इनहेंस करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है वो हो गया स्वस्थस्य ऊर्जस्करम में। अब ये जो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम है ये भी 2 टाइप्स की बताई है। तो आप एरो बना के फ्लो चार्ट बना लेंगे कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम भी 2 टाइप के हैं, आगे है वो वृश्य और रसायन, ठीक। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम भी 2 टाइप के हैं, वृश्य और रसायन।
तो जो फर्स्ट जो डिवीजन हुआ वो भेषज का हुआ। भेषज है स्वस्थस्य ऊर्जस्करम एंड आर्तस्य रोगनोट। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू वृश्य एंड रसायन, इसलिए हम यहाँ पे रसायन के 4 पार्ट्स में एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट चैप्टर वृश्य यानी वाजीकरण के हम 4 पार्ट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, एक डिवीजन और बताया है आगे श्लोक में मैं बताऊंगी, पर ये आप यहीं पे लिख लेंगे अभेषज। तो अभेषज के भी 2 टाइप्स बताए हैं। अभेषज के 2 टाइप्स, एक बाधन और एक अनुबाधन। बाधन एंड अनुबाधन, तो ऐसे करके 2 टाइप से अभेषज के, बाधन और अनुबाधन। तो अब आप आएंगे श्लोक नंबर 4 के बाद श्लोक नंबर 5 का जो फर्स्ट लाइन है, अभेषजम च द्विविधम बाधनम स अनुबाधनम। ठीक है, अब अभेषज यानी क्या है? अभेषज का मतलब है जो कि चिकित्सा नहीं है या जो कि ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है, तो कुछ ना कुछ वो इल इफेक्ट देने वाला है, इल इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। तो वो जो इल इफेक्ट होगा, या तो वो इमीडिएटली कॉज करेगा यानी इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा, या फिर इट विल क्रिएट डिलेड कॉम्प्लिकेशंस और डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इमीडिएट के लिए यूज किया है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, इमीडिएट उपद्रव उत्पन्न होना, इसे कहा है बाधन। और डिलेड जो उपद्रव है या डिलेड जो कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज है वो है अनुबाधन। तो ये अभेषज के टाइप्स बताए हैं, बाधन और अनुबाधन, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आएंगे श्लोक नंबर 5 में। श्लोक नंबर 5 का जो सेकेंड लाइन है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम, यानी स्वस्थस्य ऊर्जस्करम जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाने को बोला आपको, तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम भी 2 टाइप का है, वृश्य और रसायन। तो इस तरह से ये जो थे भेषज के पहले सिनोनिम देखे हमने, फिर हमने भेषज के टाइप्स देखे। भेषज के 2 टाइप्स है, क्या टाइप्स है? 2, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आर्तस्य रोगनोत। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम अगेन 2 टाइप्स में, वृश्य और रसायन। ऐसे आर्तस्य रोगनोत का कोई ऐसा टाइप नहीं है। देन एक आता है अभेषज, उसके भी 2 टाइप्स है, एक है बाधन और एक है अनुबाधन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब आप आएंगे श्लोक नंबर 7 में। तो श्लोक नंबर 7 में रसायन के बेनिफिट बताए गए हैं। ठीक, तो रसायन के बेनिफिट बताए गए हैं आपको। ये आपने जब रस शास्त्र, भेषज कल्पना, या आपने जब चिकित्सा स्थान पढ़ा होगा अपने फाइनल ईयर में, तो आपने ये जरूर देखा होगा। रसायन या काय चिकित्सा में जब आपने रसायन के बारे में पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन तो जरूर याद कराया जाता है या लिखवाया जाता है इंपॉर्टेंट के तौर पे। तो ये डेफिनेशन को रीड करेंगे। हर एक बेनिफिट जो है, सिर्फ रसायन के जो बेनिफिट्स बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। पूरा पूरा जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज श्लोक को याद रखें, बट एटलीस्ट आपको हर एक फ्रेज का एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये फ्रेज किसके लिए कहा गया है, किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन में रसायन होगा तो आपको डेफिनेशन है। लाभोपाय हुई सस्ता नाम रसादिनम रसायनम, ये चरक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है, यानी लाभोपाय हुई सस्ता नाम, जो भी उपाय है, किस चीज के उपाय, जो उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शरीर में रसों को पाने का, उनके लाभ को पाने का जो उपाय है, तो वो जो कार्य करता है वो रसायन करता है वो कार्य। तो उस द्रव्य को या उस चीज को रसायन कहते हैं। तो ये आपको लर्न करना है। ये जो डेफिनेशन है एज इट इज, लाभोपायो ही रसस्तानम रसादिनम रसायनम, ये रसायन की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आप विमर्श में देखेंगे, अगर विमर्श में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो विमर्श के सेकेंड पैरा में, या फिर आप अलग से अभी लिख लेंगे। शारंधर ने जो रसायन की डेफिनेशन बताई है वो ये बताई है, आप ऊपर अलग से लिख लीजिए। रसायनम च तत्गेयम, रसायनम च तत्गेयम यत जरा व्याधि विनाशनम, यत जरा व्याधि नाशनम। ठीक, तो शारंधर की परिभाषा ये है कि रसायनम च तत्गेयम, रसायन उससे कहते
कहते हैं यत जरा व्याधि नाशनम, जो जरा यानी एजिंग को और व्याधि का विनाश करे उसे रसायन कहते हैं। सुश्रुत ने जो रसायन के लिए एक फ्रेज यूज किया है वो है आयुः मेधा बलकरम। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो फ्रेज है रसायन के लिए वो है आयुः मेधा बलकरम। और भी वो काफी सारी पॉइंट्स है, पर जो लाइन शुरू हो रही है वो आयु मेधा बलकरम से शुरू हो रहा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग रसायन की डेफिनेशन। चरक के अकॉर्डिंग जो है लाभोपाय शस्ता नाम रसादिनम रसायनम है, और शारदधर के अकॉर्डिंग रसायनम च तद्गयम यत जरा व्याधि नाशनम। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यत जरा व्याधि नाशनम किसके लिए कहा गया है, तो यत जरा व्याधि नाशनम रसायन के लिए कहा गया है। लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादि नाम डैश डैश, तो रसायन के लिए कहा गया। या फिर लाइन आएगा वाक सिद्धिम प्रणति कांतिम लभते ना डैश, तो किसके किसका सेवन नहीं करने से इन सब की प्राप्ति नहीं होगी, रसायन का सेवन नहीं करने से। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये याद करना, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। अब आगे आते हैं, आगे श्लोक नंबर आप 9 में आएंगे। श्लोक नंबर 9 में 9, 10, 11, 12 इन सब में ही वाजीकरण के बेनिफिट बताए हैं, लेकिन आप 9 में वाजीकरण की डेफिनेशन बताई है तो आप उसी को ही अंडरलाइन करेंगे। तो वाजीकरण की परिभाषा क्या बताई है, श्लोक नंबर 9 देखेंगे। अपत्य संतान कर्म, ठीक है, अपत्य संतान कर्म जो है यद सद्य संप्रहर्षणम, और जो इमीडिएट संप्रहर्षण या हर्ष को उत्पन्न करे। वाजीव व अति बलो, वाजी व अति बलो, ठीक है, वाजी की तरह जो बल को प्रदान करे। येन या अति अप्रतिहत स्त्रिय, ठीक है, तो अप्रतिहत स्त्रिय मतलब उस तरह से वाजी उस तरह से वाजी के बराबर जो बल प्रदान करने वाला जो द्रव्य है उसे वाजीकारक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, तो आपको ये इसलिए याद रखना है रेफरेंस के तौर पे कि वाजीकरण की डेफिनेशन कहाँ गिवन है, तो वाजीकरण की डेफिनेशन वाजीकरण अध्याय में नहीं गिवन है। वाजीकरण की डेफिनेशन चरक चिकित्सा फर्स्ट चैप्टर में है जो कि रसायन अध्याय है। तो ये रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है, इसमें इतना ही मार्क करना है। अब आएंगे आप श्लोक नंबर 16 में, ठीक है। श्लोक नंबर 16 में ये गिवन है, रसायन सेवन करने के 2 टाइप्स बताए हैं। रसायन सेवन करने के 2 टाइप्स है, यानी आप किस मेथड से आप रसायन को सेवन कर रहे हैं उसके 2 टाइप है। तो श्लोक नंबर 16 में सेकेंड लाइन देखेंगे, फर्स्ट लाइन है रसायनम द्विविधम, सेकेंड लाइन देखेंगे, सेकेंड लाइन है कुटी प्रावेशिक और वात आतपिकम एव, ठीक है। तो 2 टाइप से रसायन सेवन करने का, कुटी प्रावेशिक और वात आतपिक, ठीक है। तो यही पे आप जो है तो अगर चरक के अकॉर्डिंग पूछते हैं रसायन के टाइप्स, तो यही टाइप्स लिखने हैं आपको, कुटी प्रावेशिक और वात आतपिक। यही पे आप लिखेंगे चक्रपाणी ने, जब चक्रपाणी मेंशन करते हैं रसायन के टाइप्स, तो चक्रपाणी रसायन के 3 टाइप्स बताते हैं, ठीक। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, वो है आजस्रिक, आजस्रिक रसायन, आजस्रिक आजस्रिक रसायन, काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन। आजस्रिक, काम्य, नैमित्तिक, आजस्रिक रसायन, काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन। तो इस तरह से रसायन के 3 टाइप्स बताते हैं जो चक्रपाणी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एक जो, अगर आपके पास यही वाली बुक है और विमर्श में अगर गिवन है इसी बुक में, तो इसी बुक पे आप विमर्श का जो सेकंड पैराग्राफ है वो देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ का 4th लाइन देखेंगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ का 3rd लाइन का लास्ट से स्टार्ट होता है, अतः सप्त पुरुषा रसायनम ना उपयुंजित। ये सुश्रुत में बताया गया है कि 7 लोग ऐसे हैं, 7 सप्त पुरुष या 7 पुरुष या 7 लोग ऐसे हैं जिनको कि रसायन का उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर वो उपयोग करते भी है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो वो 7 लोग कौन कौन से हैं, किस किस कंडीशन में रसायन का उपयोग उन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, मैं पिक भेज दूंगी इसके क्लास के बाद ही, ये जो विमर्श में गिवन है सुश्रुत के अकॉर्डिंग।
तो अथ सप्त पुरुषा रसायनम न उपयुंजीरन, 7 पुरुष ऐसे हैं जिनको रसायन का उपयोग नहीं करना है। वो 7 पुरुष कौन कौन से हैं? अन आत्मवान, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको रसायन का उपयोग नहीं करना है। अन आत्मवान, अनात्मवान, जो अनात्मवान है, ठीक है। अलसो यानी जो आलसी है, उसको भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो उसको भी नहीं उपयोग करना है। अल्सो, थर्ड लिखेंगे दरिद्र, जो दरिद्र है। फोर्थ लिखेंगे प्रमादी। फिफ्थ लिखेंगे व्यसनी, व्यसनी। सिक्स लिखेंगे पापकृत, पापकृत जो पापी है, पाप कर्म करता है। और 7th लिखेंगे भेषज अपमानी, जो भेषज का अपमान करता है, यानी उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें बिलीफ नहीं है भेषज में, तो उन लोगों को भी रसायन का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए उन लोगों के लिए रसायन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया है, ये बताया है कि उनको उपयोग रसायन का नहीं करना। तो ये 7 है, अनातोवान, अलसो, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत और भेषज अपमानी। इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत चिकित्सा 30 चैप्टर है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर का है। जब सुश्रुत चिकित्सा स्थान 27 चैप्टर मेंशन करते हैं सुश्रुत संहिता में, तो 27 चैप्टर में ये बताया है कि कौन से एज ग्रुप को रसायन का सेवन करना है, सुश्रुत ने बताया है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। इसमें सुश्रुत चिकित्सा 27 चैप्टर में बताया गया है पूर्व वैसी मध्यवा, ठीक है। ये एक फ्रेज है पूर्व वयसी मध्यवा, यानी पूर्व वयसी है ना, यानी कि यंग एज में, मध्यवा या मध्य एज में, मिडिल एज में उनको रसायन का प्रयोग करना है। तो ओल्ड एज में रसायन का प्रयोग नहीं बताया है। तो ये जो फ्रेज है पूर्व वयसी मध्यवा मनुष्य से रसायनम, ये जो फ्रेज है ये सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 27 चैप्टर में मिलता है हमें ये रेफरेंस। तो पूर्व वैसी मध्यवा ऐसे करके ये फ्रेज आप याद रखेंगे। अगर हम चरक की बात करें, चरक संहिता की बात करें, तो कोई एज ग्रुप नहीं बताया है। चरक के अकॉर्डिंग रसायन जो है सारे एज ग्रुप के लिए है, ठीक। तो रसायन अगर चरक के अकॉर्डिंग कोई एज पूछता है कि किस एज तक के लिए है, तो सारे एज ग्रुप के लिए चरक के अकॉर्डिंग रसायन इंडिकेटेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत पूर्व वैसी मध्यवा, यानी जो यंग एज है या मध्य एज वाले पुरुष है, उनके लिए रसायन बताया है, ओल्ड एज के लिए रसायन नहीं बताया है। तो ये चीज आप साथ में साथ ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब आते हैं कुटी प्राविशिक रसायन क्या है। तो कुटी प्राविशिक रसायन बेसिकली क्या है, इसमें आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक ऐसा एनवायरमेंट, यानी ऐसा ऐसा टाइप का घर है जहां पे आपको रह के रसायन का सेवन करना है। अब कुटी का मतलब क्या होता है? कुटी मतलब अ काइंड ऑफ एक एनक्लोज रूम कह लीजिए, या पहले के टाइम में जो हट हुआ करती थी उसे कुटी कहते थे, या मिट्टी की दीवारों के साथ जो हट बनती थी उसे कुटी कहा जाता था। तो कुटी प्राविशक में बेसिकली जिसको जो रसायन सेवन कर रहा है उसको उस टाइप की कुटी या जो घर है वहां पे जाके रहना है, और वहीं पे ही जितने भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है उन सबको फॉलो करना है, और बहुत सारी चीजें सेवन करने के लिए बताइए, वो सब सेवन करते हुए उसको रसायन वहां पे सेवन करना है, ताकि रसायन का टोटल बेनिफिट मिले। तो ये एक मेथड ऑफ रसायन सेवन है, हाउ टू रसायन एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेथड है। तो ये 2 टाइप की बताई है, एक कुटी प्रावेशिक और वातात्विक। तो कुटी प्रावेशिक के लिए आप आएंगे श्लोक नंबर 19 और श्लोक नंबर 20 में। श्लोक नंबर 19 और श्लोक नंबर 20 में जो आपको 19 नंबर श्लोक का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट के 2 वर्ड्स है वो है त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनम, ठीक है। वो आपको याद रखना है कि कुटी प्रावेशिक जो है वो त्रिगर्भा यानी कि 3 गर्भ वाले, यानी 3 रूम्स होने चाहिए। यानी अगर आप एक पिक्चर देखेंगे तो ऐसे 3 एडजेसेंट रूम्स होने चाहिए, और तीनों रूम्स यानी कि जो बीच वाला रूम है उसमें या तीनों रूम्स में वेंटिलेशन जो होनी चाहिए वो सूक्ष्म लोचनम, यानी बहुत छोटी छोटी वेंटिलेशन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिगर्भा
सूक्ष्म लोचनम करके पूछा आता है कि किसके लिए कहा गया है, तो त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनम जो है कुटी प्रावेशिक रसायन के लिए कहा गया है। इसका मतलब क्या है वो मैंने ये बता दिया आपके। एडजेसेंट ऐसे 3 रूम्स हो गए, ठीक। और सूक्ष्म लोचन यानी कि छोटे जो है विंडो होनी चाहिए वेंटिलेशन के लिए, बड़ा विंडो नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आप देखेंगे श्लोक नंबर 20। श्लोक नंबर 20 का जो फर्स्ट लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है वो है स्त्री विवर्जितम, ठीक है। तो स्त्री विवर्जितम, तो ये भी कहा गया है कि स्त्री का आना जो है विवर्जित रहेगा वहां पे रसायन, उस रसायन सेवन में। अब उसका क्या लॉजिक था आई डोंट नो। उस टाइम में हो सकता था मेल डोमिनेंसी की वजह से कि मेल्स को ही सेवन कराते होंगे रसायन, ऐसा में भी होता होगा। और या फिर हो सकता है कि दूसरे स्त्री का आना विवर्जित होगा। तो लॉजिक आई डोंट नो, बट ये 2 चीजें हैं जो बताई गई हैं। स्त्री विवर्जितम से हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि वाजीकरण से रिलेटेड होगा कुछ, तो ऐसा नहीं है। स्त्री विवर्जितम वाजीकरण से रिलेटेड नहीं है। रसायन का जो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कुटी प्रावेशिक, उसमें बताया है कि उसमें स्त्री विवर्जितम यानी स्त्री को आना अलाउड नहीं होगा। अब है उसको एंट्री कब कराना है, ठीक है। तो आप आएंगे श्लोक नंबर 21 में। श्लोक नंबर 21 में फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है अतः उदग अयने शुक्ल, यानी शुक्ल पक्ष में, और उदग अयने यानी कि जो उत्तरायण हो, ठीक है। उत्तरायण हो, जो सूर्य का जो राइजिंग, जो सूर्य की जो स्थिति हो या जो उसका उस टाइम पे स्टेट हो वो उत्तरायण दिशा में हो, ठीक है। तो उत्तरायण यानी कि जो फर्स्ट 3 सीजन्स होते हैं हमारे, वो वाला उत्तरायण कहलाता है, और दक्षिणायन जो बाद के सीजन होते हैं वो वाला टाइम कहलाता है। तो हमें उत्तरायण वाला जो टाइम है, जब सूर्य का उत्तरायण वाला टाइम होता है, उसमें हमें एंटर करवाना है जिसको हम रसायन सेवन करा रहे हैं, वो भी शुक्ल पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष यानी प्रॉपर अच्छे नक्षत्र में, और पक्ष जो हो शुक्ल पक्ष हो, उसमें हमें एंटर कराना है। फिर एक चीज और बताई है श्लोक नंबर 24 में, ठीक। श्लोक नंबर 24 का फर्स्ट लाइन देखेंगे आप। श्लोक नंबर 24 का फर्स्ट लाइन है तस्याम संशोधने ही शुद्ध सुखी जात बलः पुनः, यानी जिसको आप रसायन सेवन करवाने जा रहे हैं उसका आप पहले संशोधन कराएंगे, ठीक। तो पहले संशोधन कराना है, उसके बाद रसायन का सेवन कराना है। तो ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब संशोधन के लिए भी क्या यूज करना है, कौन सी औषधि यूज करनी है, वो भी मेंशन किया है। तो आप आएंगे श्लोक नंबर 25 और श्लोक नंबर 26 में। श्लोक नंबर 25 में 9 ड्रग्स को मेंशन किया है, हरितकी से स्टार्ट होता है। तो हरितकी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है आगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी है अभ्य अम्लकी, ठीक है। अभ्या से शुरू हो रहा है, अभ्या इज हरितकी, यहाँ पे अभ्या का मतलब हरितकी है, ठीक है। तो अभ्या आम्लकी, अभ्या से शुरू हो रहा है, तो संशोधन औषधि भी हरितकी से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हरितकी नाम चूर्णानी, हरितकी का चूर्ण। इसके अलावा 9 ड्रग्स है, आपको 1 to 1 ऐसे करके 1 by 1 आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। हरितकी स्टार्ट हो रहा है, ये याद रखना है संशोधन के लिए। इसके अलावा क्या है, सैंधव, आम्लकी, गुड़, वचा, विडंग, रजनी पिपली, विश्व भेषज, भेषज यानी कि शुंठी, ठीक है। हरितकी का चूर्ण, सैंधव, आम्लकी, गुड़, वचा, विडंग, रजनी पिपली, विश्व भेषज, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये सारी औषधि का यूज करना है संशोधन के लिए, एक साथ नहीं करना है। इन सभी औषधि का चूर्ण बना के यूज कर लो, या जो भी आपको मिल जाए उनका यूज करो, और उष्ण जल के साथ पीना है। जब आप श्लोक नंबर 26 का फर्स्ट लाइन देखेंगे, फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड देखेंगे उसमें है पिबेद उष्ण अंबुना, उष्ण अंबु के साथ पीना है, ठीक है। इसके बाद जो है, जब हरितकी आदि ये जितने भी 9 ड्रग्स बताए हैं, इससे जब संशोधन हो जाता है, तो ऑफकोर्स पेया, ये पुराण सर्पी, जो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जैसे हम संसर्जन कर्म में यूज करते हैं, तो रसायन से पहले भी उसका उपयोग कराना है। कब कराना है, तो आप लिख लेंगे श्लोक नंबर 27 में। आप पहले श्लोक पढ़ देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ क्या मतलब है इसका। श्लोक नंबर 27 है त्रिरात्रम यावकम दद्यात् पंचाहम वापि सर्पिशाम सप्ताहम व पुराणस्य यावत शुद्धेस्तु वर्चसा, ठीक है। जब तक वर्च यानी जो
विट जो है वो शुद्ध नहीं आ जाए, तब तक आपको संसर्जन क्रम को फॉलो करना है। कब तक फॉलो करना है संसर्जन क्रम? तो आप ये लिखेंगे या पंचरात्र, ठीक है, 3 दिन तक या 5 दिन तक या सप्तरात्र 7 दिन तक आपको यवागु पुराण सर्पी के साथ देना है। यवागु जो है उसको यावकम यानी यावक का यवागु देना है, यावकम यावक का यवागु देना है पुराण सर्पी के साथ। तो ये श्लोक का मतलब है, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यावक का सेवन कराना है पुराण सर्पी के साथ त्रिरात्रम, पंचरात्रम या सप्तरात्र रात्र के लिए। ठीक है, अब आता है श्लोक नंबर 29, 30, 31। श्लोक नंबर 29, 30, 31। तो 29 और 30 को हम पढ़ेंगे। बाकी सब अगर आपने काय चिकित्सा में या आपने भेषज कल्पना में हरितकी के बारे में पढ़ा होगा तो वो चीज आपने देखी होगी वहां पे, लेकिन यहाँ पे ये जो 29 और 30 नंबर का श्लोक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरितकी के लिए बताया गया है। हरितकी की जो बेनिफिट्स हैं, जो क्वालिटीज है वो बताई गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरितकीम पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम, ठीक है, शिवा है, शिवा जो है इसका सिनोनिम भी है हरितकी का। हरितकी जो है 5 रस होती है, अलवण यानी लवण रस के अलावा सारे रस रहता है हरितकी में। हरितकी पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम, तो ये हरितकी के लिए बोला है। पंचरसाम उष्णम अलवनाम किसके लिए है? तो ये हरितकी के लिए है कि उसमें 5 रस रहता है, सिर्फ एक्सेप्ट मतलब 6 रस में से 5 रस रहते हैं एक्सेप्ट लवण, द्रवण रस के अलावा बाकी सारे रस रहते हैं। और क्या लाइन यूज किया हरितकी के लिए? हरितकी के लिए और बोला है दोष अनुलोमनी लघवी विद्या दीपन पाचनी। दोष अनुलोमनी दोष का अनुलोमन करता है, लघवी लघु है ये, विद्या दीपन पाचनी और दीपन पाचन करता है। आयुष्याम पौष्ट की, नेक्स्ट जो श्लोक है वो है आयुष्याम पौष्ट की धन्याम व्ययसह स्थापनी। तो व्ययस्थापन जो है वो हरितकी के लिए व्ययसह स्थापनी इस तरह से हरितकी के बेनिफिट में बताया गया है। व्ययस्थापनी पराम पर है श्रेष्ठ, ऐसे करके बताया गया है। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। तो इस तरह से ये हरितकी के बेनिफिट्स बताए गए हैं। इसके आगे जो श्लोक है, श्लोक नंबर 31, 32, 33, 34, इसमें हरितकी से कौन कौन से डिजीज का शमन होता है वो है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार रीड कर सकते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रोग है और आप किस किस रोग को अलग से ऐसे याद करेंगे वो रट्टा फिक्शन वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो है ये फर्स्ट 2 लाइन ही है, यानी श्लोक नंबर 29 और 30 ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हरितकी का रस बताया गया है। हरितकी पंचरसाम उष्णम अलवणाम विश्वाम, दूसरा है दोषानुलोम लघु विद्या दीपन पाचनीम, फिर आयुष्याम पौष्टिकीम धन्याम व्यसह स्थापनी पराम सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम। इस तरह से हरितकी के लिए जो है चरक ने ये बताया है रसायन अध्याय में। जब आप सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो सुश्रुत सूत्र स्थान में 44 नंबर और 45 नंबर चैप्टर में जो है आपके अन्न वाले चैप्टर है उसमें हरितकी का जहां पे मेंशन किया है 45th चैप्टर में सुश्रुत सूत्र स्थान में हरितकी के बारे में, जहां पे हरितकी के बारे में उसके बेनिफिट्स बताए गए, तो वहां पे हरितकी के लिए बोला है वात अनुलोमनीय वृष्या, वात अनुलोमनीय वृष्या च इंद्रिय प्रसादनी, ये बोला है हरितकी के लिए। वात अनुलोमनी च वृष्या इंद्रिय प्रसादनी संतर्पणान कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, संतर्पणान कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, ये भी जो है सुश्रुत सूत्र स्थान में ही बताया गया है हरितकी के लिए। और एक लाइन और बोला है वो है रसायनम परम मेध्यम दुष्ट दुष्ट अंतर्वर्ण दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम, दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम, रसायनम परम मेध्यम दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम। तो वातानुलोमनी वृष्या च इंद्रिय प्रसादिनी संतर्पणान कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी, आप लिख सकते हैं ऊपर अलग से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसने क्या बताया है।
चरक के अकॉर्डिंग जो 2 श्लोक है वो आपको लर्न करना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो उन्होंने जो बेनिफिट बताया है, जो यूजेस बताए हैं, हरितकी के जो बेनिफिट में बताया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफरेंस के लिए पूछा जाता है कि ये किसके लिए है और किसके अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए जो जो फ्रेज, फेमस फ्रेज और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। तो सुश्रुत सूत्र स्थान में है वातल नोमने वृष्या च इंद्रिय प्रसादनी संतर्पणान कृतान रोगान प्रायो हंति हरितकी। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संतर्पणान कृतान रोगान प्रायो हंति डैश किसके लिए कहा गया है, तो हरितकी के लिए है। और आगे है रसायनम परम मेध्यम दुष्ट अंतर्वर्ण शोधनम, तो ये भी हरितकी के लिए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब आएंगे श्लोक नंबर 35 में। ठीक, तो श्लोक नंबर 35 में जो है ये बताया है कि किन लोगों का हरितकी का सेवन, किन लोगों को हरितकी को सेवन नहीं करना है, यानी हरितकी सेवन के अयोग्य जो लोग हैं वो बताए हैं। वो है अजीर्ण, जिनको अजीर्ण हो, रुक्ष भुज, ठीक है, रुक्ष भुज जो रुक्ष भोजन का सेवन करते हो, स्त्री मध्य विष कर्षिता, ठीक है, स्त्री मध्य और विष इससे कर्षित हो, कृश हो चुके हो उन लोगों को, सेवेर अन्न अभ्याम एते, यानी सेवेर सेवेर अन्न अभ्याम अभयाम एते, यानी अभ्या का प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध तृष्णा अर्दिताश्च, और शुद्ध और तृष्णा, जो शुद्ध भूख और तृष्णा यानी हंगर एंड थर्स्ट से जो पीड़ित हो उनको भी हरितकी का प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। श्लोक नंबर 34 में क्या क्या, आप पूरा श्लोक मत याद रखिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए, अजीर्ण हो गया, रुक्षभुज हो गया, स्त्री मध्य विष उनसे जो कर्षित, स्त्री मध्य विष कर्षित उनसे जो इफेक्टेड है वो, और शुद्ध और तृष्णा। तो इस तरह से 5 जो बताए हैं इनको लोगों को हरितकी का उपयोग नहीं करना है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हरितकी का उपयोग नहीं करना है। ये हरितकी पूरा इतना क्यों मेंशन किया जा रहा है, ये पूरा हरितकी जो मेंशन किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि रसायन से पहले जो हम संशोधन करा रहे हैं तो हम हरितकी से ही क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। फिर आएंगे श्लोक नंबर 37 में। 37 में सेकेंड लाइन देखेंगे। सेकेंड लाइन में हरितकी नाम शस्यानी, ठीक है, हरितकी नाम शस्यानी। तो ये बोला गया है कि हरितकी जो है उसको यूज करना है विदाउट अस्थि। ये पूरा लाइन आप पढ़ेंगे तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो ये है कि हरितकी या आम्लकी, इन दोनों का जो हम यूज कर रहे हैं रसायन के लिए, या हम जो संशोधन के लिए जो यूज कर रहे हैं दोनों का, तो विदाउट अस्थि यानी उसका बीज का यूज नहीं करना है। तो ये पूरा लाइन का मतलब यही है कि इसको बिना बीज के यूज करना है। अब आएंगे आप इति ब्रह्म रसायन, यानी फर्स्ट जो योग है वो ब्रह्म रसायन के लिए है। तो ब्रह्म रसायन वाले योग में आएंगे। ये जितने भी रसायन या योग है उसमें आपको क्या क्या देखना है, एक तो मेन कंटेंट देखना है आपको, ठीक है। मेन कंटेंट देखने के बाद आपको देखना है कि जो उसमें भावना किसकी हो रही है, ठीक है, उसका अनुपान क्या है और उसके क्या गुण है। वो ये 4 पॉइंट्स जो मेन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट कितने नंबर में वो डला हुआ है उस रसायन में, यानी कि कितने नंबर के बेनिफिट क्या है, और अगर कोई भावना द्रव्य है इसके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, तो वो आपको याद रखना है। पूरा का पूरा आपको पैरा इतना बड़ा याद नहीं रखना है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है ब्रह्म रसायन। तो ब्रह्म रसायन में आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट जो वर्ड है वो है पंचा नाम पंचमूला नाम। ये है श्लोक नंबर ब्रह्म रसायन, इति ब्रह्म रसायन जहां से स्टार्ट हो रहा है 31, ठीक है। 31 जो इति ब्रह्म रसायन का पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है, वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो है फर्स्ट वर्ड जो है उसका वो है पंचानाम पंचमूला नाम, यानी कि 5 तरह के जो पंचमूल है, ठीक है। तो 5 तरह के जो पंचमूल है वो जो है ब्रह्म रसायन में डलेंगे, ठीक है।
यहीं पे आप नोट करेंगे, जब फर्स्ट टाइम 5 तरह के ऐसे पंचमूल करके जो मेंशन किया है, वो मेंशन किया है चरक ने अपने रसायन अध्याय के फर्स्ट पाद में। सुश्रुत जो है, सुश्रुत सूत्र स्थान में जो द्रव्य संग्रहणी अध्याय है, ठीक है, जो द्रव्य संग्रहणी अध्याय है सूत्र स्थान में 37 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें पंचमूल का मेंशन करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आप नोट करेंगे जो 5 पंचमूल बताए गए हैं, किसने कौन सा पंचमूल नहीं बताया है वो आप नोट करेंगे। ठीक, चरक ने वल्ली और कंटक पंचमूल का मेंशन नहीं किया है। चरक ने वल्ली और कंटक पंचमूल का मेंशन नहीं किया है। सुश्रुत ने मध्यम और जीवनीय पंचमूल का मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसमें ब्रह्म रसायन में कौन कौन से पंचमूल है? ऑफ कोर्स वल्ली कंटक नहीं है, तो बच्चे कौन से? ऑफ कोर्स हमारा क्या बचा? बृहत पंचमूल बचा, लघु पंचमूल बचा, ठीक है, तृण पंचमूल बचा, और चरक ने मध्यम और जीवनीय पंचमूल बताए हैं। तो ये पांचों जो है ब्रह्म रसायन में, ये पांचों पंचमूल है। और जब सुश्रुत पंचमूल के बारे में मेंशन करते हैं तो उन्होंने मध्यम और जीवनीय नहीं बताया, मध्यम और जीवनीय की जगह वल्ली और कंटक बताया है, यानी कि लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, तृण पंचमूल, साथ में वल्ली और कंटक पंचमूल का मेंशन किया है सुश्रुत ने। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब पंचमूल के कंटेंट क्या है? तो ये ब्रह्म रसायन के लिए ही नहीं, आपको पंचमूल के कंटेंट याद होना भी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो पंचमूलानाम में आप पहले तो आप सेकेंड लाइन देखेंगे, ये जहां से शुरू हो रहा है ब्रह्म रसायन, श्लोक नंबर 31 से 31 का जो सेकेंड लाइन है वो देखेंगे, हरित की सहस्रम च त्रिगुणा अम्लकम नवम। ठीक है, यानी नए आंवले का यूज करना है, और हरित की कितना यूज करना है? सहस्रम, यानी 1000 हरित की यूज होगी और आम्ल की 3000 यूज होगी। ठीक है, ब्रह्म रसायन में बनाने में आम्ल की आपको 3000 यूज करना है, वो भी न्यू, और हरित की आपको 1000 यूज करना है। तो 1000 हरित की और आम्ल की कितना? 3000। मैंने पहले ही बताया था हर एक उसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। अब ब्रह्म रसायन में क्योंकि पांचों पंचमूल है, तो एटलीस्ट आपको कंटेंट पढ़ने के लिए आपको पता होने चाहिए पांचों पंचमूल में क्या है। आपको बृहद पंचमूल का या लघु पंचमूल के कंटेंट ऑफ कोर्स याद होंगे। तो जो सेकंड लाइन है, यानी सेकंड श्लोक है, श्लोक नंबर 32 है ब्रह्म रसायन का, विदारी गंधा बृहति कृष्णपर्णी न दिग्दिकाम विद्यात विदारी गंधादे शब्द अंष्टाम पंचाम गणम। तो ये हमारा लघु पंचमूल है। नेक्स्ट जो लाइन है 33 नंबर का जो श्लोक है वो है बिल्व अग्निगत श्योनाक काश्मरे पाटलाम। ये जो हमारे 5 हो गए, ये बृहत पंचमूल है। ठीक, बाद है पुनर्नवा शूर्भ पर्णियों बला और एरंड। ठीक है, ये मध्यम पंचमूल है। ठीक है, पुनर्नवा शूर्पपर्णी बला एरंड, तो ये मध्यम पंचमूल है। फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो है जीवक ऋषभक मेधा जीवंती और शतावरी। ये हमारा जीवनीय पंचमूल है। जीवक ऋषभक मेधा जीवंती और शतावरी, ये जो है ये जीवनीय पंचमूल है। और इसके बाद वाला तृण पंचमूल के कंटेंट है शार इक्षु दर्भ काश शालीनाम मूलम एवच। ये जो है तृण पंचमूल के कंटेंट है, ये आपने जब आप द्रव्य गुण पढ़ते हैं या जब आप शारंध्र संहिता पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये सारे जो पेयर्स है पंचमूल हो गए, या अगर और भी अलग अलग त्रिमद है, इस तरह से आपको अलग अलग जो ग्रुप्स है वो आपको याद रखना है। तो चरक ने कहा मेंशन किया है, उसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा शास्त्र फर्स्ट चैप्टर रसायन अध्याय का फर्स्ट पाद, और सुश्रुत ने द्रव्य संग्रहणी अध्याय में बताया है। ठीक है, यहीं पे आप ऊपर एक चीज और नोट करेंगे। पहले आप रसायन के बारे में फिर बताती हूँ आपको एक्स्ट्रा क्या नोट करना है जो इम्पोर्टेंट है। आप आएंगे 51 नंबर श्लोक में 51 का फर्स्ट लाइन, साध्यम औदुंबर पात्र। औदुंबर पात्र का मतलब है ताम्र पात्र, औदुंबर का मतलब है यहाँ पे ताम्र। ठीक है, तो साध्यम औदुंबर पात्रे
तत् सर्वम मृदुनाम अग्निनाम। तो ये कहा है कि इसका भक्षण, ब्रह्म रसायन का भक्षण या ब्रह्म रसायन जो है, जो आपको बनाना है और जो जिसका आपको सेवन करना है, वो औदुंबर पात्र में यानी ताम्र पात्र में रख के करना है। ठीक है, अब आएंगे 51 के बाद 52 नंबर श्लोक में। 52 नंबर श्लोक में जो फर्स्ट वर्ड है वो है क्षौद्र प्रमाणम स्नेहा अर्धम तत्सर्वघृत भाजन है। ठीक है, क्षौद्र प्रमाणम स्नेहा अर्धम, तो ये बताया है कि कितने प्रमाण में आपको कितना प्रमाण आपको शौद्र का यूज करना है और स्नेह कितना यूज करना है, वो है इसमें। ठीक है, फिर आएंगे 53 नंबर श्लोक में। 53 नंबर का सेकेंड लाइन जो है, षष्टिकः पयसा चत्र जीर्णे भोजनम इष्यते। ठीक है, तो अनुपान क्या है, षष्टिक और पयस, इसके साथ आपको यूज करना है। कब यूज करना है, जीर्णे भोजनम चेष्यते, यानी जब आपका प्रीवियस पहला खाया हुआ भोजन जीर्ण हो जाए, तब आपको ब्रह्म रसायन का सेवन करना है। तो ब्रह्म रसायन में जो जो आपको याद करने का क्या हो गया कि ब्रह्म रसायन का मेन कंटेंट क्या है, तो मेन कंटेंट है पंचमूल। कौन से पंचमूल, वो आपको पता होने चाहिए। कौन से, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, ये तो कॉमन है क्योंकि ये दोनों ही आचार्य ने बताया है। जो चरक ने ब्रह्म रसायन में बोला है वो एक्स्ट्रा जो दो पंचमूल है जो चरक ने मेंशन किया है वो है मध्यम पंचमूल और जीवनीय पंचमूल। तो ये पंचमूल जो कंटेंट है ये ब्रह्म रसायन का कंटेंट है। ठीक, नेक्स्ट जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि इसमें हरित की 1000 यूज हो रही है और आम्ल की 3000 यूज हो रही है। ठीक, इसके बाद और क्या याद रखेंगे कि इसे औदुंबर पात्र में रखना है, या औदुंबर पात्र यानी कि ताम्र पात्र में इसको रख के खाना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसको जो है इसका अनुपान क्या है, षष्टिक पयसा, षष्टिक और पयस के साथ लेना है इसको। और कब लेना है, जीर्ण भोजन, यानी कि जो पहला खाया हुआ भोजन जब जीर्ण हो जाए तब आपको इसको लेना है। तो ब्रह्म रसायन के बारे में इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम पंचमूल का मेंशन, पंचमूल का मेंशन किया है चरक ने। चरक चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर रसायन अध्याय का फर्स्ट पाद अभ्याम्ल के पाद में मेंशन किया है। वहीं पे यह ध्यान रखना, सुश्रुत ने मेंशन किया है, सुश्रुत ने सूत्र स्थान में तो द्रव्य संग्रहणी अध्याय है जहां पे गण मेंशन किए हैं, वहां पे पंचमूल का मेंशन किया है। सुश्रुत ने मध्यम और जीवनीय को नहीं माना है, चरक ने वल्ली और कंटक पंचमूल को नहीं माना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो है याद रखेंगे। अब यहीं पे आप ऊपर नोट करें, क्योंकि हम हरितकी की इतनी बात कर रहे हैं, हम ब्रह्म रसायन की बात कर रहे हैं हरितकी के बारे में जो कि कंटेंट है उसका। ठीक है, तो हरितकी जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, जब हम शारंधर पढ़ते हैं, द्रव्य गुण पढ़ते हैं, तो शारंधर में हरितकी का ये बताया है कि हरितकी के जो 5 रस बताए हैं। ठीक है, वहां पे मुझे बताना चाहिए था, मैं बताना भूल गई। जहाँ पे मैंने ये बताया कि हरितकी में लवण रस नहीं होता है, बाकी 5 रस रहते हैं। तो 5 रस हरितकी के कौन से पार्ट में रहता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर रहते हैं इस पार्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे हरितकी का जो मज्जा है वो मधुर है, म से मज्जा, म से मधुर। हरितकी का मज्जा जो है वो मधुर है। ठीक है, हरितकी का जो स्नायु है वो अम्ल रस का है। हरितकी का मज्जा मधुर है, मज्जा मधुर, स्नायु अम्ल। ठीक है, स्नायु जो है वो अम्ल रस है। हरितकी का जो अस्थि है यानी जो उसका सीड है वो कषाय रस है। हरितकी का जो त्वक है, कवर है, छिलका है, वो कटु रस है। त्वक जो है वो कटु रस है। और हरितकी का जो वृंत है यानी स्टेम कह सकते हैं आप, जो वृंत है, वृंत वो है तिक्त रस। तो मज्जा मधुर, स्नायु अम्ल, अस्थि कषाय, त्वक कटु और वृंत तिक्त रस। ठीक है, यही पे आप नोट करेंगे जब आप द्रव्य गुण या शारंध्र संहिता पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ऐसे ही सिमिलर एक और ड्रग के बारे में ऐसे डिटेलिंग मिलेगी उसके पार्ट्स का, वो है रसोन। रसोन यानी गार्लिक, गार्लिक के बारे में, रसोन के बारे में भी आपको इसी तरह का एक सिमिलर डिटेल मिलती है। वो क्या डिटेल है, यही है कि उसके भी अलग अलग पार्ट्स के जो रस है वो बताए गए हैं रसोन के। ठीक है, तो रसोन का बताया गया है बीज जो है, बीज वो मधुर है, रसोन का बीज मधुर है।
रसोन की नाल, नाल कषाय है। रसोन की नाल, नाल जो है वो कषाय है। एक होता है नाल और एक है नाल अग्र। तो नाल कषाय है, नाल अग्र, नाल अग्र जो है वो लवण है, लवण रस का है। नालाग्र वो लवण रस का है। फिर है रसोन का मूल, रसोन का मूल जो है वो कटु रस है। रसोन का मूल कटु रस है। और रसोन का पत्र, जो रसोन के पत्ते हैं, पत्र है, वो तिक्त रस है। रसोन का पत्र तिक्त रस है। तो इस तरह से ये जो दो ड्रग है, जब आप शारंद्र संहिता पढ़ेंगे, जब आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ये चीज वहां पे पढ़ना जरूरी है। तो क्योंकि हम वहां पे एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होते, तो कई बार हमें याद नहीं रहता। तो जहां जहां आपको हरितकी का बहुत ज्यादा रेफरेंस मिलता है, तो वहां पे आप हरितकी के ये याद रखिए कि कौन से पार्ट में कौन सा रस है। और जहाँ पे आप हरितकी का याद रख रहे हैं, वहां पे आप रसों का भी याद रखिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, हम दोनों के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहीं पे आप ये चीजें याद रखिए। एक चीज है ऋतु हरितकी, तो ऋतु हरितकी भी आप यहाँ पे साथ में नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया भ्रम रसायन। आगे बढ़ते हैं। आगे ये था प्रथम भ्रम रसायन। फिर नेक्स्ट जो योग है, नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट पेज में आप आएंगे द्वितीय भ्रम रसायन। ठीक है। द्वितीय भ्रम रसायन, द्वितीय भ्रम रसायन में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जो फर्स्ट लाइन है, जो पैरा है द्वितीय भ्रम रसायन का 58 नंबर का जो पैरा है, 58 नंबर में द्वितीय भ्रम रसायन का जो फर्स्ट लाइन है उस पैरा का, वो है आम्ल का नाम सहस्त्रम। यथ उक्त गुणानाम आम्ल का नाम सहस्त्रम, यानी आम्ल की कितनी यूज करनी है द्वितीय भ्रम रसायन में, 1000 आम्ल की यूज करनी है। पिष्ट स्वेदन विधि नाम, है ना, स्वेदन करेंगे, यानी बाष्प यंत्र से जो स्वेदन करके ड्रग बनाया जाता है, उस तरह से स्वेदन करेंगे आम्लकी का। अब इसका सेकेंड लास्ट लाइन देखेंगे। सेकेंड लास्ट लाइन है प्रातः प्रातः प्रयुंजान। प्रातः सेकेंड लास्ट लाइन है द्वितीय ब्रह्म रसायन का, प्रातः प्रातः प्रयुंजान अग्निबलम अभिसमीक्षे। प्रातः प्रातः प्रयुंजान अग्निबलम अभिसमीक्षे जीर्णे च षष्टिकम पयसाम ससर्पिशकम उपसेवमानो। ठीक है, यानी प्रातः प्रातः प्रयुंजमानो, यानी सुबह सुबह यूज करना है आपको, अग्नि बल को देखते हुए, जीर्णे च षष्टिकम पयसाम। ठीक है, और भोजन जीर्ण होने के बाद षष्टि पयस और सर्पी के साथ इसका उपयोग करना है। तो ये चीज आपको द्वितीय भ्रम रसायन में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर आ जाइए, नेक्स्ट जो योग है वो आपका है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। च्यवनप्राश आपका है 62 नंबर से लेके 69 नंबर श्लोक तक च्यवनप्राश है। ठीक है, तो आप आएंगे कंटेंट 37 कंटेंट होते हैं। अगर आपने भिषज कल्पना में पढ़ा है तो आप उसको रीड कर लीजिए। एक एक कंटेंट तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको बस एक बार रीड कर लीजिए कंटेंट को, इतना इम्पोर्टेंट। अगर आपने भिषज कल्पना में याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप आएंगे श्लोक नंबर च्यवनप्राश में, श्लोक नंबर 67 में। ठीक है, श्लोक नंबर 67 में गिवन है कि चार चीजें हैं जो ये बताए हैं कि कितने कितने अमाउंट में डालना है च्यवनप्राश बनाते टाइम। तो आप बीच का फर्स्ट श्लोक के लास्ट लाइन देखेंगे, श्लोक नंबर 67 का, 67 वाला जो श्लोक है उसका जो फर्स्ट लाइन है उसके लास्ट वर्ड देखेंगे, अर्ध तुलाम भिषक मत्स्य मत्स्य अंडिकाया। ठीक है, तो मत्स्य अंडिका जो है वो मिश्री का सिनोनिम है, मत्स्य अंडिका मिश्री का सिनोनिम है। तो ये बोला है अर्ध तुलाम भिषक मत्स्य अंडिका है, यानी ऊपर आप अलग से नोट कर लेंगे कि च्यवनप्राश में मत्स्य अंडिका यानी मिश्री, ब्रैकेट में मिश्री लिखेंगे, मिश्री कितना डाला है, अर्ध तुला। एक तुला कितना होता है, एक तुला होता है 100 पल, 100 पल जो है वो एक तुला होता है। ठीक है, तो अर्ध तुला आपको मिश्री डालना है, मिश्री के लिए यूज किया है मत्स्य अंडिका। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। श्लोक नंबर 68 में, 68 का फर्स्ट वर्ड है षट, और मधु, मधु कितना डालना है, षटपल। ठीक है,
षटपल मधु यानी 6 पल मधु डालना है। फिर श्लोक नंबर 68 का जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है चतुष्पलम तुआक्षरी और पिपली द्विपलम। ठीक है, तो तुगाक्षरी कितना डालना है, चतुष्पलम यानी 4 पल। ठीक है, और पिपली कितना डालना है, 2 पल। फिर 69 नंबर श्लोक का फर्स्ट लाइन है पलम एकम निदद्यात् त्वग एला पत्र केशरात्। ठीक है, तो त्वग एला पत्र और केशर यानी त्वग यानी तेज पत्ता हो गया। ठीक है, एला यानी इलायची हो गया। ठीक है, नहीं पत्र हो गया। एला पत्र और केशर, त्वग जो है वो दालचीनी हो गया, एला जो है आपका इलायची हो गया, पत्र जो है वो तेज पत्ता हो गया, केसर यानी नाग केसर। ठीक है, तो ये चारों मिलके एक गण होता है, एक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं चतुर्जात। चतुर्जात कहते हैं। चतुर्जात क्या क्या है, त्वग एला पत्र और केसर यानी नाग केसर। ठीक है, तो ये कितना डालना है, 1 पल डालना है। तो चतुर्जात, चतुर्जात ये कंटेंट है, चतुर्जात ये 1 पल डालना है। ठीक है, ये सब प्रक्षेप द्रव्य है। तो आप फिर से देखते हैं च्यवनप्राश में प्रक्षेप द्रव्य में क्या क्या कितना डालना है। सबसे ज्यादा आपको डालना है क्या, मत्स्य अंडे का यानी मिश्री। ठीक है, कितना डालना है, अर्ध अर्ध तुला डालना है। ठीक है, फिर बताया है मधु 6 पल। ठीक है, तुगाक्षरी 4 पल, पिपली 2 पल और चतुर्जात 1 पल। 6 4 2 1 इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो च्यवनप्राश है उसमें कौन सा गण है जो सबसे ज्यादा, एक गण है जो उसमें मौजूद है, उसमें इंग्रेडिएंट है, वो है दशमूल। तो च्यवनप्राश में दशमूल प्रेजेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि जो च्यवनप्राश है उसमें आंवला कितना यूज होता है, उसमें 500 आंवला यूज होता है। अगर आप लोगों ने, जैसे हमारे टाइम में या मोस्टली कॉलेजेस में जब हम रस शास्त्र भेषज कल्पना पढ़ते हैं तो च्यवनप्राश जरूर जरूर बनाया जाता है। तो उस वो प्रैक्टिकल करने से हमें ये भी याद हो जाता है कि उसकी प्रोसेसिंग क्या क्या प्रोसेस है, प्लस उसमें कितना आंवला डल रहा है। तो 500 आंवला जो है वो च्यवनप्राश डालने में यूज होता है। अर्ध तुला मत्स्य अंडे का यानी मिश्री, 6 पल मधु, 4 पल तुगाक्षरी, 2 पल पिपली और 1 पल चतुर्जात। चतुर्जात यानी त्वग एला पत्र और नागकेसर, और 500 आंवला यूज होता है। इसे कंटेंट में दशमूल प्रेजेंट है। तो च्यवनप्राश में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर आएंगे श्लोक नंबर 70 में। श्लोक नंबर 70 क्या है, श्लोक नंबर 70 है का श्वास हरश्च एव विशेषेण उपदिश्यते। ठीक है, का श्वास हरश्च एव विशेषेण उपदिश्यते क्षीण शतानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धनम। ठीक है, क्षीण शतानां वृद्धानां च बालानां च अंगवर्धनम। ये आपको लाइन याद रखना है, का श्वास हरश्च एव विशेषेण उपदिश्यते क्षीण शतानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धनम। ठीक है, फिर आएंगे श्लोक नंबर 72 में आएंगे। 72 प्रयोजित यो उपरुंध्यान न भोजनम, मतलब उतनी मात्रा का यूज करना है जो कि भोजन, आपके भोजन जितनी आप खाना खाते हैं उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, तो उतना ही करना है, उतनी ही मात्रा में यूज करना है। यो उपरन्यात न भोजना, तो भोजन में उपरोध या कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा न करे, उतनी ही मात्रा यूज करना है। फिर आएंगे 72 पर श्लोक में कांतिम अनामयत्वम आयुः प्रकर्षः बलम इंद्रियाणाम स्त्रीषु प्रहर्षः परम अग्निवृद्धिम व्रण प्रसादम पवन अनुलोम्यम। ये सारे बेनिफिट्स है, ये यूज करना है, ये याद करना है। 74 नंबर का श्लोक देखेंगे। 74 का जो फर्स्ट का लास्ट वर्ड है वो देखेंगे, यहाँ लिखा है कुटी च्यवनप्राश रसायन का यूज कुटी प्रावेशिक मेथड से आपको एडमिनिस्टर करना है, कुटी प्रावेशिक मेथड से उसको सेवन करना है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और लाइन है च्यवनप्राश जो 74 नंबर का श्लोक का जो लास्ट लाइन है वो है जराकृतम रूपम जरागीतम रूपम अपस्य सर्वम विभृतम रूपम नव यौवनस्य। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये च्यवनप्राश के लिए बोला है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आएंगे
76 नंबर में 76 नंबर जो है इति पंचमो हरितकी प्रयोग। फिर बताया है कि हरितकी आदि रसायन इस तरह से बता दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से आप हरितकी का प्रयोग कर रहे हैं उसी तरह से आपको आम्लकी, विभितकी और पंचमूल इनका निरयूह या इनका क्वाथ जो है ये भी प्रयोग करना है। ये आपको श्लोक नंबर 76 का जो पैराग्राफ है, 76 पैरा का जो फर्स्ट लाइन है, हरितकी, आम्लकी, विभितकी, पंचमूल, निरयूह है, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। और इस चैप्टर में आपको इतना ही याद करना है। आप अगर लास्ट में आएंगे, चैप्टर के लास्ट में, यानी 81 नंबर का जो श्लोक है, 81 नंबर श्लोक में लास्ट में आप देखेंगे लिखा है अभ्या आम्लकी इसमें षड योग परिकीर्तितः, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में 6 योग बताए गए हैं। तो रसायन अध्याय का ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको बताने में थोड़ा डिटेलिंग बताने में टाइम लगा। आगे के चैप्टर्स काफी शॉर्ट में है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे के जो पाद है वो हम 2-2, 3-3 एक साथ करेंगे पाद को। जो पार्ट्स है वो हमारे 2-2, 3-3 पार्ट्स एक साथ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे शिलाजित के बारे में रसायन अध्याय में मेंशन कर रखा है, शिलाजित के टाइप्स, उसको कैसे कैसे एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा जो वर्धमान पिपली रसायन है वो भी इसी चैप्टर में है। तो ये सारी चीजें बहुत, आचार रसायन है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन रसायन से जरूर आएगा। और देयर आर 90% या 95% चांसेस के रसायन का क्वेश्चन जो आएगा वो चिकित्सा स्थान चरक से ही आएगा। ये उसी का जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाजीकरण में बहुत ज्यादा मैटर है नहीं मार्क करने वाला, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये 2 चैप्टर खत्म करने की, और फिर हम चिकित्सा स्थान के एक्चुअल चैप्टर्स है, ज्वर चिकित्सा और बाकी चिकित्सा से हम स्टार्ट करेंगे। चिकित्सा स्थान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा स्थान से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100 नहीं 200% चिकित्सा स्थान का किसी भी योग का क्वेश्चन, डिजीज का क्वेश्चन, उसके पूर्व रूप का ट्रीटमेंट का जरूर आएगा। इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो ना। इसका चिकित्सा स्थान साथ के साथ जब आप वाग्भट पढ़ते हैं तो वाग्भट में भी जो चरक से कुछ बहुत डिफरेंट पिकुलियर अलग चीज बताई है उस वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका चिकित्सा स्थान काफी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का जो चिकित्सा स्थान है उसमें बहुत ही कम चीजें हैं, वो नोट्स के फॉर्म में ही आप लोगों ने अगर कहीं पहले पढ़ा हुआ तो वो आपको वहां मिल जाएगा। बट चरक का चिकित्सा स्थान इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा। और क्योंकि काय चिकित्सा, रसायन वाला, भेषज वाले क्वेश्चन सब इसी में से ही आता है। तो काय चिकित्सा, रोग निदान का अगर उन्हें कुछ पार्ट भी देना है तो इन्हीं में से देते हैं वो। तो कम से कम आप ये लगा लीजिए कि 10 से 20 क्वेश्चन तो आपके चिकित्सा स्थान से आएंगे ही आएंगे। हमारे टाइम में भी वात व्याधि में से क्वेश्चन थे, योनि व्यापद में से क्वेश्चन थे, ज्वर चिकित्सा में से क्वेश्चन था, रसायन में से क्वेश्चन था 2018 के पेपर में, और इसके अलावा पांडु चिकित्सा में से क्वेश्चन तो बहुत सारे चिकित्सा स्थान के चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो चिकित्सा स्थान को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए मैंने जब स्टार्ट किया तो इस एक पाद को मुझे पढ़ाने में पूरी एक क्लास लग गया, ताकि आप एटलीस्ट वो स्पीड पकड़ पाओ। धीरे धीरे मैं स्पीड और बढ़ाऊंगी, लेकिन चिकित्सा स्थान के कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे ज्वर चिकित्सा बहुत बड़ा है, इसके अलावा उदर चिकित्सा बहुत बड़ा है, योनि व्यापद बहुत बड़ा है, वात व्याधि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इसके अलावा जब विष चिकित्सा पढ़ते हैं वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने में आप कई बार फेडअप हो जाते हो, यार इतना बड़ा चैप्टर है, 3 घंटे 4 घंटे तो एक ही चैप्टर में लग रहा है पढ़ने में, हम कैसे रिवाइज करेंगे। लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो, जब आप उसको समझ जाते हो, आपको पता रहता है कि नहीं मुझे ये पॉइंट्स देखने हैं। अब आप नेक्स्ट टाइम जब मान लीजिए आप ब्रह्म रसायन पढ़ रहे हो, प्रथम ब्रह्म रसायन, आपको पता चल गया उसमें क्या देखना है। सिंपल, आपको 4-5 पॉइंट देखना है। सबसे पहले उसका कंटेंट देखना है। तो कंटेंट में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पंचमूल के बारे में बताया है, तो आप कंटक और वल्ली को हटा के बाकी पंचमूल के आप कंटेंट देख लो, ठीक, वो देखना है। फिर आपको देखना है उसका अनुपान क्या है, उसे कौन से पात्र में रखना है, औदुंबर पात्र यानी ताम्र पात्र में रखना है, उसमें 1000 हरितकी है, 3000 हमारे आम्ल की है उसमें। तो ये और उसको जब जीर्ण हो जाए भोजन तो षष्टिक पेयसा के साथ उसको लेना है। तो आपको इतना ही याद रखना है ब्रह्म रसायन में। ऐसे आप च्यवनप्राश पढ़ेंगे तो च्यवनप्राश में आपको याद रखना है कि 500 आंवला है, ठीक है, और उसमें जो प्रक्षय द्रव्य है, प्रक्षय द्रव्य में कौन सी चीज कितना कितना ले रहे हैं। जैसे हम
मत्स्य अंडे का यानी मिश्री अर्ध पल ले रहे हैं, 6 पल हम ले रहे हैं, मधु ले रहे हैं 6 पल, फिर 4 पल हम तुगाक्षरी ले रहे हैं, 2 पल पिपली ले रहे हैं, 1 पल चतुर्जात ले रहे हैं। चतुर्जात में चतुर्जात जो एक ग्रुप है उसमें आता है त्वग, एला, पत्र और केसर। तो इस तरह से हम ये 1 पल ले रहे हैं। और ये इसका सेवन कब करना है, भोजन ना उपरन ध्यान, यानी कि भोजन की मात्रा को डिस्टर्ब ऑब्स्ट्रक्ट या डिस्टर्ब ना करे उतना हमें उसका उपयोग करना है, उस टाइम हमें उपयोग करना है। तो इस तरह से आपको हर एक योग याद रखना है। हमारे टाइम में एक योग पूछा गया था, उसका अनुमान पूछा गया, अनुपान पूछा गया था। और योनि व्यापक योग था, उसका अनुपान पूछा गया। पुष्यानक चूर्ण का अनुपान पूछा गया था। तो इससे ये पता चलता है कि हर एक योग चिकित्सा स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको योग। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि योग लर्न करने का क्या है तरीका, कैसे 4-5 पॉइंट आपको हर एक योग में देखना है। अगर किसी में मान लो कम से कम 50-100 ड्रग्स है तो आपको उन ड्रग्स के पीछे नहीं भागना है। आपको मेन अगर कोई ग्रुप आ रहा है वो ध्यान रखना है। जैसे च्यवनप्राश में दशमूल आ रहा है तो वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ड्रग आपको ध्यान रखना है। और उसका बहुत ही अगर स्पेसिफिक कोई अनुपान है वो आपको ध्यान रखना है। अगर सिर्फ गर्म पानी से पीना है तो हर एक जब आप चैप्टर खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करने के बाद हर एक चैप्टर के पीछे आप छोटा सा एक स्टिकी नोट या एक छोटा सा पेपर पेस्ट कर दो जिसमें आप लिख लो कि नंबर ऑफ योग इतने, ठीक है। या टोटल नंबर आप भले ही याद मत करें, बस इतना इतना देख ले कि ये सारे योग लिखे हुए हैं और हर एक योग का अनुपान या उसका जो पिक्यूलियर है स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो आप वहीं पे नोट कर ले। तो ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हर एक चैप्टर के बाद, ताकि आप जब भी वो चैप्टर रिवाइज करें तो फुल चैप्टर रिवाइज करने के बाद आपको लास्ट में एक आपको लिस्ट ऑफ योग मिल जाए। तो योग में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इतने सारे योग है, आपको नहीं पता कौन सा योग आएगा, तो उसके लिए इतना कोई बहुत मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं होता योग का। तो इसके लिए आपका 1 नंबर जाए, है ना, मतलब 1 नंबर नहीं 4 मार्क्स जाए, प्लस अगर आप उससे गलत करके आते हैं तो -1, यानी टोटल पूरे के पूरे 5 नंबर जाए। वो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब योग और इन्हीं सब क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ आपको मेमोरी और आपकी रिविजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सब की वजह से अगर आपका 5 नंबर, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप कम से कम 10, 15, 20 रैंक पीछे आ जाते हैं। तो दैट इज द रीजन आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होके पढ़ना है और प्रैक्टिस उसी हिसाब से अच्छे से करना है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड पूछूंगी जरूर, तो आप रिवाइज करके जरूर आइएगा। और हम थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, क्योंकि चिकित्सा स्थान बहुत टाइम टेकिंग है। एक क्लास में एक चैप्टर, जैसे हमने विमान स्थान में बहुत सारे चैप्टर एक क्लास में खत्म किया, तो चिकित्सा स्थान ऐसा नहीं है। एक क्लास में एक चैप्टर खत्म होने वाला चिकित्सा स्थान नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें और उसको टाइम लगेगा। लेकिन जब आप एक बार क्लास ले लेंगे एंड जब आप एक बार बाद में गो थ्रू होंगे, तो जितना टाइम आपने क्लास में लिया, हो सकता है आप खुद से पढ़ने में आपको उससे डबल टाइम लगे। देन अगेन जब 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम आप रिवाइज करेंगे, आपका टाइम कट होता जाएगा। आप हर एक चैप्टर को फिर कम से कम आपको मे भी हो सकता है आप हर एक चैप्टर 10-10, 15-15 मिनट में रिवाइज करने लगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, या आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास।